हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में देखिए हम लोग भूगोल कक्षा 12वीं का यूपी बोर्ड जो 2024 का एग्जाम होने जा रहा है उससे संबंधित ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न पत्र है। प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन तथा साथ ही साथ ऐसे संभावित क्वेश्चन जिनका पूरा पूरा चांस है यूपी बोर्ड 2024 में आने की, ऐसे क्वेश्चन इस मॉडल प्रश्न पत्र में तैयार किए गए हैं, रखे गए हैं। तो पूरा प्रश्न पत्र बहुत ही शोध करके रखा गया है। तो भूगोल के इस यूपी बोर्ड के इस पेपर को आप अच्छे से समझ करके जाइए। देखिए, पूर्णांक 70 अंक का पहला बहुविकल्पी प्रश्न शुरू होता है। देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? प्रकृति की सर्वोच्चता में जो विश्वास करती है, देखिए, संभववाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद, नव निश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। जो सही विकल्प होगा नव निश्चयवाद होता है, अर्थात ये ग वाला विकल्प आपका इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? अम्लीय वर्षा जो होता है, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण। तो अम्ल वर्षा, एसिड रेन जो होता है वे वायुवी विकारों से होता है, वायुवी प्रदूषण से फैलता है। घ वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तीसरा प्रश्न देखिए, जनसंख्या आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है। सबसे बृहत्तम महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर यदि देखा जाए तो एशिया होता है। हमारा भारतवर्ष भी एशिया में ही है। ग वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चौथा, स्वेज नहर मिलाती है। स्वेज नहर किसको मिलाती है? यहाँ पर ध्यान दें, चार विकल्प आपके सामने दिया गया है। जो स्वेज नहर होती है अदन की खाड़ी से जाती है। अदन की खाड़ी एवं लाल सागर को मिलाने का काम करती है। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न पांचवा देखें, द्वितीय क्रियाएं। देखिए, क्रियाएं दो होती हैं यहाँ पे, प्राथमिक और द्वितीय क्रियाएं। द्वितीय क्रियाएं निम्न में से किससे संबंधित होती हैं? तो द्वितीय क्रियाएं जो होती है ना, प्रसंस्करण से संबंधित होती हैं। इसमें घ वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न छठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का आणविकरण स्रोत है? ऊर्जा का आणविकरण स्रोत, चार विकल्प देखिए, तापीय ऊर्जा होता है। यहाँ पे ख वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न सातवां देखिए, निम्न में से कौन भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय है? भारत का दूसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय जानते हैं, वो मुस्लिम होता है, मुसलमान होता है। ग वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा प्रश्न सातवां का। प्रश्न आठवां देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बगाती फसल है? बागाती, बागान से संबंधित, जिसमें बाग इत्यादि से संबंधित, जिसमें मुनाफा पाया जाता है, वो रबर होता है। ग वाला इसमें राइट हो जाएगा। अब ये 8 क्वेश्चन बहुविकल्पी 8 नंबर के। इसके बाद देखिए अति लघुत्तरीय प्रश्न कैसे क्वेश्चन इसमें हैं। और प्रश्न 9वां देखिए, मानव विकास के 2 स्तंभों या घटकों को बताना है। देखिए, मानव विकास के जो स्तंभ होते हैं उसमें होता है समता होता है, उत्पादकता होता है, सशक्तिकरण होता है और सतत पोषणीयता होता है। प्रश्न देखिए 10वां क्या आया है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भू अवनयन क्या है? भारत में भूमि अवनयन को कम करने के उपाय पूछ रहा है। देखिए, भू अवनयन का मतलब भूक्षरण मानिए, भूक्षरण यानी कि जो हमारी धरती है ऊपरी उपजाऊ जो परत होती है उस कणों को जल के द्वारा, चाहे वायु के द्वारा, चाहे भौतिक बलों द्वारा हटा लिया जाता है, बहा लिया जाता है। जैसे कोई तेज धारा आया जल का और ऊपरी जो सतह है भूमि का, जिस पे उत्पादकता होती है, कटकर बहकर चली जाती है, नष्ट हो जाती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? भू अवनयन कहते हैं। और भू अवनयन के कारण पूछ रहा है यहाँ पे। कारण तो वही सब है जो तेज वायु और तेज जलधारा ये सब होती है, तमाम पेस्टिसाइड, अन्य चीज़ें भी शामिल है इसमें। तो इसमें पूछ रहा है कि इसके उपाय क्या हैं, इस अवनयन को
हम कैसे कम कर सकते हैं भूक्षरण को, अवनयन को। तो इसमें सबसे पहले जो रासायनिक कीटनाशी पदार्थ होते हैं उसका प्रयोग थोड़ा थोड़ा बंद करें, जैविक खाद का प्रयोग करें, कीटनाशकों का कम प्रयोग करें और वृक्षारोपण और हरित आवरण को अपनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। रासायनिक पदार्थों, पॉलीथीन की थैली इत्यादि को भूमि में न डालें। कूड़ा कचरा अवशिष्ट का सही प्रबंधन करें। भूक्षरण जो भूस्खलन हो रहा है उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करें। इस तरह से हम भू अवनयन से बच सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 11वां, मानव भूगोल क्या है, इसके विषय क्षेत्र बताइए। देखिए, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का एक संश्लेषित अध्ययन होता है, जो मानव भूगोल होता है। और मानव भूगोल का भी विषय क्षेत्र बहुत है, जैसे जनसंख्या का भूगोल, कृषि का भूगोल, परिवहन भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, संस्कृति का भूगोल, ये सब कई क्षेत्र हैं मानव भूगोल के। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए 12वां का क्या है, संचार क्या है। भारत में सड़क परिवहन के 2 लाभ लिखिए। संचार, जैसा कि आप जानते हैं संचार का मतलब होता है गमन करना, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करना। जैसे तथ्य है, समाचार है, संदेश है, इसको क्या होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रसारित किया जाता है, भेजा जाता है, इसी को हम संचार कहते हैं। तो इसमें सड़क परिवहन के लाभ पूछा जा रहा है। तो देखिए, सड़क परिवहन यातायात का एक सस्ता और सुगम साधन बना है। फिर सड़कें क्या होती हैं, गांव और गांव से नगरों को जोड़ने का काम करती हैं। ये आज तेजी से इसका विस्तार हो रहा है। प्रश्न के यहाँ से 13वां दिया गया है, प्राथमिक और आर्थिक गतिविधियां क्या है, 2 चतुर्थक सेवाओं का नाम लिखिए। तो देखिए, प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां पूछ रहा है। तो प्राथमिक क्रियाएं, जैसे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, आखेट, कोई लोग शिकार करते हैं, आखेट करते हैं, खनन का कार्य करते हैं, तो ये सब जो होते हैं ना, मानव को आर्थिक विकास के पथ पर लेकर के जाते हैं, आगे उसको विकसित करते हैं, विकास की तरफ ले जाते हैं। और इन्हीं प्राथमिक उत्पादों को प्रसंस्करण तथा निर्माण करके नए नए तकनीकी को अपनाकर कीमती वस्तुएं बना लिया जाता है। यही जो कीमती या मूल्यवान वस्तुएं होती हैं वो द्वितीयक क्रियाएं कहलाती है। जैसे औद्योगिकरण हो रहा है, विनिर्माण की प्रक्रिया हो रही है। जैसे क्या होता है, कूड़ा कचरा में जैसे प्लास्टिक को हम बीनते हैं या प्लास्टिक को घरों से खरीदा जाता है, कुर्सी इत्यादि जो भी प्लास्टिक की सामग्रियां हैं उसको रिसाइकलिंग करके नए खिलौने इत्यादि वस्तुएं बना दिया जाता है। तो आगे इसमें पूछ रहा है कि 2 चतुर्थक सेवाओं के नाम लिखिए। तो जो चतुर्थक सेवाएं होती है, जैसे सूचना है, शिक्षा है, शोध है, ये चतुर्थक सेवाओं के अंतर्गत आता है। प्रश्न 14 देखें, जनसंख्या घनत्व क्या है। यूपी के 10 लाखी शहरों का, नगरों का नाम पूछ रहा है। जनसंख्या घनत्व, जैसा कि आपको पता है कि जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्र में निवास करने वाली संख्या को ही जनसंख्या घनत्व कहते हैं, ये प्रति इकाई क्षेत्र में, ठीक है। और 2011 के अनुसार देश की जो जनसंख्या थी 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भारत का। और जनसंख्या घनत्व का जो फार्मूला होता है, जनसंख्या घनत्व बराबर देश की कुल जनसंख्या बटे देश की कुल क्षेत्रफल होता है, देश का कुल क्षेत्रफल होता है। और जहाँ तक पूछ रहा है कि 10 लाखी नगरों का नाम यूपी में, तो यूपी में 10 लाख के ऊपर वाराणसी की जनसंख्या है, मेरठ की है, प्रयागराज की है, कानपुर की है, बलिया की है, बरेली की है, ये होते हैं। प्रश्न संख्या 15वां देखिए, पल्ली और गुच्छित बस्तियों को परिभाषित कीजिए। पल्ली और गुच्छित बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए, पल्ली बस्ती क्या होती है, ऐसी बस्तियां जो जाति प्रथा के कारण अलग थलग हो जाती है, ऐसी बस्तियां जो जाति प्रथा के बिलगाव के कारण गुच्छित या पृथक रूप से हो करके एक अलग से पूर्वा का निर्माण कर लेती है। जैसे गली या मोहल्ले एक पूर्वा टोला बना लेती हैं, इनको पल्ली बस्ती कहते हैं। और दूसरा इसमें पूछा है कि गुच्छित बस्तियां, इसमें पूछा है तो गुच्छित बस्तियां जिन बस्तियों में सतत खंड पाए जाते हैं गुच्छित बस्तियां कहलाती है। और इनको केंद्रीय ग्रामीण बस्तियां भी कहा जाता है, और ये यल के आकार में फैली होती हैं, या कभी कभी कह लें कि ये जो गुच्छित बस्तियां होती हैं इनका कोई आकार ही नहीं होता है। प्रश्न देखिए 16 क्या दिया है कि जल प्रदूषण के 2 कारण एवं वर्षा जल संग्रहण की 2 विधियों का जिक्र करना है। तो जल प्रदूषण के 2 कारण पूछ रहा है। इसमें देखिए जो हमारे गांव में, शहरों में जो
कूड़ा कचरा या कीचड़ युक्त जो पानी होता है वर्षा के पानी के साथ बह करके नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है, जिससे पानी क्या होता है, प्रदूषित होता है। दूसरा एक ही खेतों में जो अंधाधुंध कीटनाशक और यूरिया खाद इत्यादि प्रयोग किया जा रहा है, तमाम कूड़ा कचरे साथ ही साथ ये सभी पेस्टिसाइड्स जल से वहित होकर के जल से जा कर के नदियों तालाबों में जाते हैं और फिर दूषित करते हैं। और जो तमाम उद्योगों से निकले हुए अपशिष्ट होते हैं, खास करके जो अम्ल होते हैं, खनिज तत्व होते हैं, ये भी जल को काफ़ी प्रदूषित कर देते हैं। इसमें पूछा है कि वर्षा जल संग्रहण की दो विधियाँ। तो देखिए, वर्षा जल संग्रहण में एक होता है कि छत प्रणाली विधि, माने कोई छत है मकान का और उसी में पाइप लगा करके सेट करके अंदर टैंक लगा करके व्यवस्था कर दिया जाता है। दूसरा होता है भूमिगत टैंक विधि, जिसमें जमीन के अंदर टैंकों का निर्माण होता है और वर्षा के जलों का संचयन किया जाता है। इसके बाद देखिए लघु उत्तरी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है 17 से। लघुत्तरी प्रश्नों का 17वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी अहम क्वेश्चन है, सभी को आप फोकस करके जाइए। जनसंख्या वितरण क्या है? जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम पूछा जा रहा है, 4 नंबर का है। देखिए, जनसंख्या वितरण पूछ रहा है तो धरती पर यानी कि भूपृष्ठ पर लोगों के जो वितरण की व्यवस्था है, लोग देखते हैं धरती यानी ऊपरी सतह पर लोग अलग अलग प्रकार से पाए जाते हैं, अलग अलग उनकी व्यवस्था होती है, तो उनके जो वितरण की व्यवस्था होती है उसी को जनसंख्या वितरण कहते हैं। अब जनसंख्या वितरण एक कई कारक होते हैं प्रभावित करने का, जैसे आर्थिक कारक है, आर्थिक कारक में जैसे खनिज है, नगरीकरण है, औद्योगिकरण है, ये सब देख करके जनसंख्या वहाँ पे भूखंड पर बसती है। फिर प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, जहाँ की प्राकृतिक वातावरण सही है, मिट्टी सही है, जलवायु सही है, ये सब क्या होता है, ये लोगों को अट्रैक्ट करता है, वहाँ पर जनता जा कर के बस जाती है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक कारण भी इसमें डिपेंड होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, संसाधन संरक्षण क्या है? संसाधन संरक्षण भारत में अभ्रक के वितरण एवं उत्पादन का विवरण पूछ रहा है। यहाँ पर संसाधन संरक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को भविष्य के लिए क्या होता है, सुरक्षित करके रख लिया जाता है ताकि ये कल के दिन में काम आवे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संसाधन संरक्षण कहते हैं। भविष्य के लिए जो प्राकृतिक चीज़ें होती हैं, बहुमूल्य धरती के अंदर छिपी हुई प्राकृतिक वस्तुएं हैं, चीज़ें हैं, इनको सुरक्षित करना, इसका दुरुपयोग न करना, वही संसाधन संरक्षण के अंतर्गत आता है। भारत में अभ्रक का वितरण एवं उत्पादन पूछ रहा है। तो देखिए, भारत में अभ्रक का उत्पादन लगभग विश्व का 60% भारत में होता है, व्यापार होता है अभ्रक का, प्राचीन काल से, पुराने काल से ही चला आ रहा है। और हमारे देश में बात करें तो झारखंड में होता है, जो राज्य है झारखंड, झारखंड के हजारीबाग और सिंहभूमि और गया, जहाँ से अभ्रक निकाला जाता है। दूसरा होता है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर होता है और विशाखापट्टनम जो जिले हैं वहाँ से भी निकाला जाता है। वहीं तीसरा जो होता है वो राजस्थान होता है, राजस्थान के भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर से भी अभ्रक ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकाला जाता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 19 दिया है, पर्यटन का क्या महत्व है? तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों की 3 विशेषताओं को पूछ रहा है। पर्यटन, देखिए पर्यटन का मतलब ये होता है, ये सैर करना, टूर करना। तो ये जो पर्यटन होता है इसका महत्व मनोरंजन के लिए होता है। मनोरंजन तो होता है, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, धार्मिक स्थलों का भ्रमण करते हैं, तमाम चीज़ों का भ्रमण करते हैं, पर्यटन वैसे महत्वपूर्ण स्थलों का, और अपने मनोरंजन के लिए, साथ ही साथ उनको तमाम चीज़ों के बारे में जानकारियाँ भी हासिल होती है और इसमें लोगों को रोजगार भी मिलता है। और पर्यटन जो होता है इसमें परिवहन, होटलों, दुकानों इत्यादि को क्या होता है, पर्यटन में काफ़ी मुनाफा होता है, क्योंकि ढेर सारी संख्या वहाँ पे जाती है घूमने, और एक तरह से होटलों को या दुकानदारों को जो उनके सामानों का क्रय होता है मुनाफा होता है। और इसमें पूछ रहा है तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं बताना है। देखिए, जो तृतीय क्रियाकलाप होती हैं, तृतीय क्रियाकलापें बहुआयामी होती हैं और इसमें तमाम प्रकार की जन सुविधाएं भी जुटाई जाती है और ये बहुमुखी होती है। वहीं चतुर्थ क्रियाकलापों की बात करेंगे तो यह विशिष्ट ज्ञान और प्रौद्योगिकी, कुशलता, प्रशासकीय सेवाओं के रूप में महत्वपूर्ण होती है। और जो चतुर्थ क्रियाकलापें होती हैं ये अनुसंधान और क्रियाकलाप पर केंद्रित होती हैं।
और ये ज्ञानोन्मुखी होती हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, ज्ञान में वृद्धि होती रहती है। वहीं प्रश्न देखिए 20 पूछा है, जनसंख्या प्रवास से क्या अभिप्राय है, प्रतिकर्ष एवं अपकर्ष कारक क्या है। जनसंख्या प्रवास का मतलब होता है कि जब कोई मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास के लिए चला जाता है किसी कारणों से, तो उसको हम लोग जनसंख्या प्रवास कहते हैं। अब कारण कई ठो हो सकते हैं। इसमें देखिए पूछा है कि प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष और अपकर्ष, प्रतिकर्ष का मतलब दूर जाना, अपकर्ष का मतलब नज़दीक आना। प्रतिकर्ष में क्या होता है कि जो तमाम धरातल पर प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जलवायु परिवर्तन होता है और महामारी होती है, बीमारियां होती है और आर्थिक समस्या भी हो सकती है, राजनीतिक समस्या भी हो सकती है। इन सभी कारणों से लोग क्या होते हैं, सोचते हैं कि चलो यहाँ से हटो, कहीं दूसरे स्थान पर जा कर के बस जाओ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रतिकर्ष बोलते हैं। वहीं अपकर्ष में क्या होता है, जहाँ पर अच्छी वातावरण होती है, जलवायु होता है, जहाँ पर जो है आमदनी का स्रोत होता है, रोजी रोटी का जरिया होता है, वहाँ पर लोग आ करके बस जाते हैं, उसको हम अपकर्ष का दर्जा देते हैं। प्रश्न 21वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, व्यापार संतुलन एवं विदेशी व्यापार से क्या अभिप्राय है। भारत से निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं का उल्लेख करना है। देखिए व्यापार संतुलन पूछ रहा है, तो व्यापार संतुलन क्या होता है, जैसे दो देशों के बीच, दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक निश्चित समय में जो है एक देश से दूसरे देश के बीच आयात और निर्यात के बीच जो अंतर होता है, आयात और निर्यात के बीच अंतर को व्यापार संतुलन कहा जाता है। वहीं विदेशी व्यापार पूछ रहा है, तो विदेशी व्यापार में दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान होता है, वो विदेशी व्यापार होता है। वही पूछ रहा है कि व्यापार संतुलन, तो व्यापार संतुलन का मतलब यही है कि आयात और निर्यात के बीच जो अंतर होगा। ठीक, आगे इसमें पूछ रहा है कि भारत से निर्यात की जाने वाली दो वस्तुओं का जिक्र करिए। तो भारत से बहुत सी वस्तुएं निर्यात की जाती हैं। अभी आपने देखा अभ्रक, चाय, सूती वस्त्र, जूट के सामान, तंबाकू, ये सब जो है निर्यात की वस्तुएं रही है। जैसे चाय जो होता है ना, चाय हमारे जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में और कनाडा में, इराक में, जापान में, सूडान में, यहाँ वहाँ के देशों में, हमारे देश से दूसरे देश में जाता है। वहीं सूती वस्त्र की बात करेंगे तो रूस में जाता है, न्यूजीलैंड में जाता है, ऑस्ट्रेलिया में जाता है। तो तमाम वस्तुएं हमारे देश से विदेशों में जाती हैं और विदेशों से कुछ वस्तुएं हमारे देश में भी आयात की जाती हैं। प्रश्न देखें 22 पूछ रहा है कि रोपण कृषि क्या है, इसकी क्या खासियत है, खासियत विशेषता पूछ रहा है। रोपण कृषि का मतलब बड़े पैमाने पर, जैसे हम अपने मुनाफा कमाने के लिए ऐसा कृषि कार्य करें जिसमें पौधों को लगाकर बागान स्तर पर, माने ऐसा कृषि जिसमें पौध लगा करके बागों में व्यावसायिक फसलों का उत्पादन किया जाए, जिससे हमें ढेर सारा मुनाफा हो, लाभ हो, उसको क्या कहते हैं, बागानी कृषि या रोपण कृषि कहा जाता है। इसमें पूछ रहा है खास विशेषताएं क्या होती है। विशेषताएं ये होती है कि ये तो खर्चीला तो होता है भाई, रोपण जो कृषि प्रणाली होती है वो जो है खर्चीला होता है, हालांकि उत्पादन पर विशेष इसमें बल दिया जाता है। कृषि क्षेत्र का बहुत बड़ा भाग इसमें लगता है और इसमें पूंजी भी चाहिए और तकनीकी और वैज्ञानिक विधियां भी इसमें लगाने पड़ेंगे। और इसमें क्या होता है कि सस्ते जो श्रमिक होते हैं लाए जाते हैं और परिवहन की व्यवस्था किया जाता है, संचार ताकि अच्छा रहे और बाज़ार से जुड़े रहने की कोशिश की जाती है। कच्चे मालों को उगाया जाता है और कच्चे मालों से बहुत ढेर सारा इसमें मुनाफा भी होता है रोपण कृषि में। अब देखिए यहाँ से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आया हुआ है 23वां, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निश्चित तौर पर ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड में देखने को मिलेगा। जनसंख्या घनत्व देखिए, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। जनसंख्या घनत्व बराबर कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल होता है। अब उसमें पूछा जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का, यानी कि कहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक होती है, कहाँ पे कम होती है। जो कारक होते हैं, भौतिक कारकों की बात होती है, उसमें स्थिति आती है, जलवायु आता है, भू आकृति कैसा है वहाँ का, ठीक है। इस आधार से वहाँ की जनसंख्या की सघनता बढ़ती है। आर्थिक कारक भी डिपेंड करता है, माने जहाँ पर ऐसा भूभाग जहाँ पर खनिज पदार्थ ज़्यादा होते हैं, औद्योगिक विकास के मायने ज़्यादा होते हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ जो है संख्या अधिक होगी। मिट्टी
जहाँ की उर्वरक मिट्टी है वहाँ पे लोग जा जा करके बसते हैं। फिर सामाजिक सांस्कृतिक कारक भी प्रभावित करते हैं, राजनीतिक स्थितियाँ होती है, सामाजिक व्यवस्था होती है, ये सभी प्रभावित करता है। औद्योगिकरण होता है, नगरीकरण होता है, ये कारक हैं। देखिए ऑप्शनल यहाँ पे पूछ रहा है, ग्रामीण बस्तियाँ एवं नगरीय बस्तियों में अंतर लिखिए, प्रकारों के आधार पे भारतीय नगरों के प्रकार लिखिए। ग्रामीण बस्तियाँ एवं नगरीय बस्तियाँ, तो ग्रामीण बस्तियों के जो लोग होते हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं। हम लोग देखते हैं गाँव में लोग ज़्यादातर कृषि पर आधारित है। और नगरीय वाले जो बस्तियां हैं वहाँ पे क्या होता है कि तमाम जो निर्माण की वस्तुएं होती हैं कल कारखानों, फैक्ट्रियों में, दुकानों में, तो विनिर्माण प्रणाली पर जो लोग होते हैं वहाँ पे डिपेंड होते हैं, बहुत सी चीज़ों का निर्माण करते हैं अपने आय के लिए, अपने रोजी रोटी के लिए। और ग्रामीण इलाकों में जो कहा जाए तो एक तरह से कच्चे माल को प्रिपेयर करते हैं और अपनी आय को बढ़ाते हैं। वहीं नगरीय बस्तियां के लोग होते हैं, उन कच्चे मालों को जब नगरों में ले आकर के जो है अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रोडक्ट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ग्रामीण जो बस्तियां होती हैं उनके जो मुख्य कार्य होते हैं, कृषि होता है, पशुपालन होता है, खनन होता है, मछली पालन का कार्य करते हैं एक गांव के लोग। और वहीं नगर के लोग क्या होते हैं, ये तमाम छोटी मोटी ये वस्तुएं बनाते हैं, ये माचिस बनाएंगे और प्लास्टिक की वस्तुएं बनाएंगे अपने आय से संबंधित, इनकम से संबंधित। तो ये दोनों में अंतर होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि भारतीय नगरों के प्रकार, तो भारत में कई तरह के नगर कुछ औद्योगिक नगर होते हैं जहाँ पे तमाम उद्योग स्थापित है, जैसे जमशेदपुर है, राउरकेला है, बोकारो है, कोलकाता है, ये सब औद्योगिक नगर माने जाते हैं। व्यापारिक नगर में भी जैसे हांगकांग है, हापुड़ है, गाजियाबाद है, सहारनपुर है, न्यूयॉर्क है, ये सब व्यापारिक नगर के अंतर्गत आते हैं। परिवहन नगर जहाँ पर जो है परिवहन के कार्य संचालित होते हैं, जैसे विशाखापट्टनम है, कंडला है, रेल मार्ग है, और ये बसें, ये परिवहन के। प्रशासनिक नगर होते हैं, खनिज नगर होते हैं, शैक्षणिक नगर होते हैं, सुरक्षात्मक नगर होते हैं, धार्मिक नगर होते हैं, स्वस्थ नगर होते हैं। अलग अलग नगरों को विभाजित किया गया है। देखिए प्रश्न संख्या 24, 6 अंक का, प्रदूषण के क्या कारण है, इसके प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं। देखिए प्रदूषण, तो प्रदूषण के बहुत से कारण हैं, जैसे गंदे जल, मटमैले पानी का से वायुमंडल में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैसों का जाना, वनों का विनाश होना, तमाम कीटनाशक प्रदूषकों का बढ़ना, मशीनीकरण का बढ़ना, रासायनिक उर्वरकों का बढ़ना, परमाणु परीक्षण होना, ये सभी चीज़ें पर्यावरण प्रदूषण के लिए डिपेंडेंट हैं आज। और इसके कई प्रकार हैं, जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, भू प्रदूषण है, जिसका आप अच्छे से डिटेल में स्टडी करके चलेंगे। अथवा देखिए ऑप्शनल है, भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा के विकास पर प्रकाश डालिए। तो देखिए जो हमारे देश में परंपरागत ऊर्जा रही है उनको उनका लगातार दोहन होता रहा, उनकी मात्रा में गिरावट आई, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, ये लगातार घट रहे हैं इनकी मात्रा। तो इसको देखते हुए जो ऊर्जा के नए विकल्प खोजे गए, इन्हीं को हम लोग अपरंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा का बहुत तेज़ी से चलन आया है, इसमें हमारे वातावरण को प्रदूषण भी नहीं होता है और बहुत क्वांटिटी में हमें ऊर्जा प्राप्त होती है अपने जो है लाभ के लिए। फिर पवन ऊर्जा होती है, जलीय ऊर्जा होती है, भूतापीय ऊर्जा होती है, बायोमास ऊर्जा होती है। इन सब का ज़्यादा से ज़्यादा आज प्रयोग होने के लिए लोगों को प्रेरित किया जा रहा है, जिसमें हमारे पर्यावरण को जो है हानि बहुत कम होगी। अब प्रश्न संख्या देखिए 25, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है, नाम भी बताना है, एक एक नंबर का है। देखिए पहला प्रश्न पूछा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य भारत में बिहार है, बिहार को आप दिखा दीजिए मानचित्र में। दूसरा पूछा है चाय का एक प्रमुख उत्पादक क्षेत्र असम होता है, असम को दिखाइए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। और चौथा पूछा है कि सबसे अधिक स्त्री साक्षरता वाला राज्य, तो केरल में स्त्री साक्षरता सर्वाधिक है। और पांचवा पूछा है राजस्थान का एक प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र, तो राजस्थान में एक खेतड़ी क्षेत्र है जहाँ पे तांबा अत्यधिक उत्पादक होता है। अब प्रश्न संख्या 26 से देखिए फाइनल क्वेश्चन, विश्व के मानचित्र में भरना है आपको और आधे अंक के दिए गए हैं, एक नाम के लिए आधा अंक और दूसरा मानचित्र यदि सही से भरते हैं तो उसके लिए आधा अंक। तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश,
तो विश्व में जानते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत ही है। दूसरा पूछा है कि एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला कौन सा देश है, वो सिंगापुर होता है मानव सूचकांक वाला देश। और तीसरा देखिए पूछा विश्व में रोपड़ कृषि का एक देश बताना है, रोपड़ कृषि मलेशिया होता है। फिर अगला पूछा है कि चीन की राजधानी नगर है, चीन की राजधानी बीजिंग है, बीजिंग। और अगला पूछा है विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर वो टोक्यो होता है, टोक्यो। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप देख लें, ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड भूगोल के लिए, लाभकारी होगा आपके लिए।